नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन के। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की पहली इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस नई पॉलिसी के तहत सरकार ने वर्ष 2027 तक कुल पंजीयन के 15% वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक कर लेने का लक्ष्य तय किया है। राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उत्पादकों और विक्रेताओं को टैक्स में छूट देने की व्यवस्था भी की है। वहीं वाहन खरीदने वालों को भी रोड टैक्स में रियायत दी जाएगी। राज्य सरकार का लक्ष्य ये है कि आने वाले 5 वर्षों में राज्य की सड़कों पर 4 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिखने लगे। इस नई नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संचालन के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सुविधाओं जैसी व्यवस्थाओं पर भी काम किया जाएगा और इसके लिए छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क विकसित किए जाएंगे। इस नई नीति के साथ चार्जिंग पॉइंट के रूप में एक नया कारोबार निकलकर भी सामने आएगा। राज्य के सभी शहरों और हाईवे पर चार्जिंग और बैटरी बदलने के स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए न्यूनतम किराए पर जमीन राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। वहीं इस कारोबार को भी आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार हर संभव सहायता राज्य के लोगों को मुहैया कराएगी। इसके साथ ही आने वाली आवासीय नीति में भी चार्जिंग पॉइंट को शामिल किया जाएगा, जिसके तहत हाउसिंग बोर्ड के सभी भवनों, शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण के समय ही वाहनों की पार्किंग और चार्जिंग की व्यवस्था की जाएगी। और इधर एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को पहली बार रायपुर आने वाली हैं। मुर्मू के इस दौरे को लेकर भाजपा तमाम तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कल देर रात शाम एक बैठक भी बुलाई गई, जहां प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ये बताया कि बैठक में द्रौपदी मुर्मू के स्वागत, सम्मान और बैठक को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब आदिवासी समाज से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया हो। छत्तीसगढ़ तो आबादी के लिहाज से 32% आदिवासी प्रदेश है और यहां मुर्मू को बेहतर जन समर्थन मिल रहा है। आज़ादी के बाद में पहली बार आदिवासी समाज को अवसर मिला है, इसलिए सभी लोग पूरे देश में उत्साहित हैं और छत्तीसगढ़ तो 32% आदिवासी प्रदेश है। निश्चित रूप से उनका जन समर्थन जो मिल रहा है, मैं तो इस अवसर पर कहना भी चाहूँगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके अंतरात्मा की आवाज़ से उनको वोट देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, बाद में संवैधानिक प्रमुख है। और इसी बात को लेकर के आज यहाँ पर बैठक आयोजित की गई। 2-3 विषय पे चर्चा हुई। एक तो हमारे राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी और उनका छत्तीसगढ़ में रायपुर में आगमन हो रहा है 15 तारीख को, तो उस दृष्टि से उनके स्वागत के लिए उनके कार्यक्रम और विधायकों के साथ, सांसदों के साथ जो बैठक होना है उसका समय और उसके साथ कुछ विशिष्ट डेलीगेशन, वो चाहे अनुसूचित जनजाति के हो या अन्य समाज के विशिष्ट जन हैं, उनके डेलीगेशन से मिलने का भी समय तय कर रहे हैं और अलग अलग जवाबदारी दी गई है। एक अद्भुत उत्साह है पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में, कि पहली बार हमारे अनुसूचित जनजाति की एक जो भूतपूर्व गवर्नर रही हैं उनको ये सम्मान देने का काम किया माननीय मोदी जी ने। उनको भी हम सब ने धन्यवाद दिया कि एक आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है जब एक अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति पद के लिए न केवल प्रत्याशी है बल्कि राष्ट्रपति बनेंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो अखिल भारतीय केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अनुमोदन पर छत्तीसगढ़ प्रदेश चुनाव अधिकारी हुसैन दलवाई ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारियों की सूची जारी कर दी है। हम आपको ये भी बता दें कि प्रदेश भर में कुल 307 ब्लॉक समितियां हैं जिनका चुनाव कराया जाना है और माना यह भी जा रहा है कि ये सूची जारी होने के बाद अब संगठन चुनाव में तेजी आएगी।
छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े अभिन्न अंग गेड़ी को सुरक्षित रखने के लिए सरकार प्रदेश भर में गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने हरेली के दिन प्रदेश भर में स्कूलों में यह प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश भी दे दिए हैं। आगामी 28 जुलाई को हरेली के अवसर पर विद्यार्थियों के बीच गेड़ी नृत्य एवं गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और इधर मंगलवार को केंद्र सरकार के द्वारा रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए के इजाफे के बाद महिला कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले में भी महिला कांग्रेस के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। भाजपा पर अपने पूंजीपति मित्रों की जेबों को भरने का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस के सदस्यों ने स्टेशन चौक पर प्रदर्शन भी किया है। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काम करो, काम करो, काम करो। रसोई गैस के दाम कम करो, कम करो। महिला कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरे महिला कांग्रेस हमारे धरना प्रदर्शन किए पूरे देश भर में महंगाई को लेकर, और विरोध करते हैं हम लोग पूरे महिला कांग्रेस की टीम यहाँ, और चाहते हैं कि महंगाई के दाम कम करे, नहीं तो हम इसे बड़ा ही आंदोलन विरोध करेंगे। रोज रोज मोदी की सरकार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है, जिसको लेकर हर गृहिणी परेशान है, और उनके समर्थन में आज महिला कांग्रेस के द्वारा महंगाई के विरोध में, सिलेंडर के दाम जो रोज बढ़ा रहे हैं उसके विरोध में महिला कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया है, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी शामिल हुई है। मोदी सरकार लगातार महंगाई पर रोक नहीं लगा पा रही है और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ा रही है, और यदि रसोई गैस के दाम बढ़ाना बंद नहीं करेगी मोदी की सरकार, तो हम ये आंदोलन को और उग्र रूप तक ले जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने एक निजी मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन द्वारा किए गए अनियमितता मामले में बड़ी कार्रवाई की है। काउंसिल ने मेडिकल कॉलेज के डीन सहित 4 डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। जिन डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है उनमें रिम्स मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर गंभीर सिंह सेनराम, डॉक्टर अजित लहरिया, डॉक्टर राजेश चंद्र और डॉक्टर हर्षित गोयनका शामिल हैं। बताया यह भी जा रहा है कि रिम्स के डीन डॉक्टर गंभीर सिंह के खिलाफ शिकायत भी की गई थी कि उन्होंने 6 स्टूडेंट्स के इंटर्नशिप के बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन नहीं दिया। मामले में 2 बार काउंसिल की बैठक भी बुलाई गई, लेकिन दोनों ही बैठकों में डॉक्टर गंभीर सिंह नहीं पहुंचे, जिसके बाद मेडिकल काउंसिल ने आदेश की अवहेलना मानते हुए डॉक्टर गंभीर सिंह का मेडिकल रजिस्ट्रेशन 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं अलग अलग मामलों में डॉक्टर अजित लहरिया, डॉक्टर राजेश चंद्र और डॉक्टर हर्षित गोयनका का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया है। और इधर जांजगीर चांपा जिला में भाजपा महिला मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और उन्होंने अकलतरा थाने के पोड़ी भाटा में अधेड़ महिला के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या के मामले के खिलाफ फांसी की सजा देने की मांग की है। और इस घटना की निंदा करते हुए मृतका को इंसाफ दिलाने के लिए इस लड़ाई को राज्य और केंद्र तक ले जाने की बात भी कही गई है। साथ ही महिला मोर्चा ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम शराबबंदी और इस घटना के आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर सजा की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। हम बहनों को, अगर वो बहन उसका कोई वो कई बार कई घरों में घुस गया और घुसने के बाद छुप जाता था और उसकी शिकायत कई बार हो चुकी। आज इस मंच के माध्यम से यहाँ पे एकत्रित होने का कारण किसी ने दिया है तो वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने दिया है। आज के इस आंदोलन में हमारी बहनों को सारे काम काज छोड़कर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला जांजगीर में अकलतरा में जो घटना हुई है, जो विभत्स घटना हुई है, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते हुए
रैली के माध्यम से एसडीएम को ज्ञापन सौंपे हैं कि उस व्यक्ति को, उस अपराधी को सज़ा मिलना चाहिए, फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। उनके परिवार से जब मिलने गई तो मिलने के पश्चात उन्होंने यही कहा है कि उस अपराधी को सज़ा मिलना चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये मांग महिला मोर्चा प्रदेश की ओर से छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा रखती है। जी, उसमें अकलतरा में हुई घटना में जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की उनकी मांग की गई। इसके अलावा शराबबंदी की उनके द्वारा मांग की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो इधर बेमेतरा जिला में स्थित मजगांव की शासकीय प्राथमिक शाला एक ही शिक्षक के भरोसे चल रही है। स्कूल में टीचर की कमी के चलते गुस्साए परिजनों ने स्कूल में ताला लगा दिया। पालकों का ये कहना है कि यहाँ 200 बच्चे पढ़ते हैं और जिन्हें पढ़ाने के लिए एक ही शिक्षक मौजूद है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि इस मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंचते ही उन्होंने आनन फानन में 2 शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन भी दे दिया, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। अब देखना ये होगा कि कब तक इस स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ आज तक यानी गुरुजी मन ढंग से आए नहीं और मोर लइका 3री कक्षा में पढ़ा थे, लेकिन अभी तक नाम तक नहीं लिख सके। मात्र यहाँ खाना खाए नाम से जाते ऐसे टाइप के स्कूल हो गए है। तो कतक जन स्कूल में टीचर हो यहाँ अभी व्यवस्था में एक जन आए हैं, बाकी रहीस तेन मन है कभी कभी आए कभी नहीं आए। अभी तक 2 महीना 3 महीना छुट्टी लेके चल रहे। शासकीय प्राथमिक शाला मजगांव विकासखंड बेमेतरा में एक शिक्षक की शाला है। वहाँ पर 2 शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है और वहाँ पर अध्यापन कार्य अब सुचारू रूप से संचालित होगा। और इधर बिलासपुर जिले के गतौर स्थित सत्या पावर प्लांट एवं इस्पात लिमिटेड के एक्सटेंशन को लेकर गुरुवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया, लेकिन यह आयोजन विवादों के घेरे में घिर चुका है। प्रशासन और पर्यावरण अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस जन सुनवाई के बाद राजनीतिक बयानों का जो दौर है वो शुरू हो गया। कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय भाजपा विधायक की अनुपस्थिति को मौन स्वीकृति बताते हुए भाजपा विधायक पर पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप अग्रवाल ने उद्योगपति के द्वारा पैसों का उपयोग कर इस जन सुनवाई को नियोजित करार देने का भी आरोप लगा दिया। वहीं उद्योगपति शिखर अग्रवाल ने इन सभी बयानों का खंडन करते हुए इन्हें सिरे से नकार दिया है। बेमेतरा विधानसभा में कांग्रेस का विधायक नहीं है, बीजेपी का विधायक है और हमारा ऐसा मानना है कि आज कहीं अगर इंसान हो तो आपको सोते समय भी मेरा बात याद आएगा कि किसी ने मुझे श्राप दिया है और उस श्राप के चलते मैं मरूंगा, कीड़े पड़ के मरूंगा। एक दिन मरोगे। एक सेंद्रीय आदमी है, अभी भी जल हो विक्षिप्त है बेचारा, काम से भी बाहर कर दी। जन सुनवाई में निश्चित तौर पे स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको जनप्रतिनिधियों जन भावनाओं से अवगत होना था और यहाँ उपस्थित होकर अपनी बात रखनी थी। यह इस क्षेत्र के लिए, यहाँ स्थानीय ग्रामीणों के लिए और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये फिगर उन्हीं के आपके पास कहाँ से आया मुझे नहीं जानकारी थी और आप भी देख रहे थे कि मैं पिछले कई समय से मैं अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ था, ना मैं ये सब चीज़ों में लगा हुआ था, ना मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। ग्रामीणों की संख्या तो 400 से ज़्यादा थे, लेकिन लगभग 50 लोगों ने ही अपना विचार व्यक्त किया है, जिसमें 50% लोगों ने सहमति व्यक्त किया है और कुछ लोगों ने विरोध के साथ साथ सहमति भी व्यक्त किया है। जन सुनवाई के दौरान जिन्होंने भी अपना विचार व्यक्त किया उसका पूरा रिकॉर्डिंग किया जाता है, जो रिकॉर्डिंग पूरा भारत सरकार को भेजी जाएगी और जो उन्होंने बोला उसका अलग से ड्राफ्ट तैयार करके भी भेजा जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इधर बालोद जिले के नवपदस्थ कलेक्टर कमान संभालती एक्शन मोड पर नजर आने लगे हैं। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार और एसपी जितेंद्र कुमार ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, जहां जिले के वनांचल गांव हिता पठार में रात बिताई और इस दौरान गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुनी और अधिकारियों को जल्दी समाधान करने की बात कही। कलेक्टर की माने तो गाँव में चाहे विकास हो या समस्या के बाद इसे जानने के लिए लोगों के बीच होना ज़रूरी होता है और इसलिए हम लोग उनके बीच पहुंचकर ज़मीन पर बैठकर उनकी समस्याओं को सुना ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। वहीं इस दौरान
एसपी ने ये कहा है कि प्रशासन के साथ पुलिस गांव तक पहुंच रही है, ग्रामीणों के साथ पुलिस की भी पहुंच बढ़ रही है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में पुलिस कर्मियों की फीडबैक ग्रामीणों से प्राप्त करें, इससे ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुलझाने में आसानी होगी। हम आपको बता दें कि जिले में एसपी कलेक्टर के दौरे पहले भी हुआ करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जब एसपी और कलेक्टर खुद रात को वनांचल इलाके में रुके और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरे से अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं जिले के मुखिया का नया अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो इसमें ग्रामीण अंचलों में जाकर उनकी समस्या उनके द्वार तक में जाकर सुन रहे हैं। इससे एक प्रशासन की हो या पुलिस की हो, जो पहुंच है, आउटरीच है, वो बढ़ रही है और हमें ज़मीनी स्तर पे जो समस्याएं हैं उनको सुनने का अवसर मिल रहा है। और जो हमारे जो ज़मीनी स्टाफ हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं उसका एक फीडबैक भी हमें मिल रहा है। तो ये कुल मिलाकर एक प्रशासन, पुलिस और सारे जितने भी जिला के स्टाफ है उनका ये जो दूरस्थ इलाके हैं या फिर जो इलाके हैं उनको जानने समझने का मौका मिल रहा है। देखिए, ज़िले में पदस्थापना के बाद ज़िले की भौगोलिक सामाजिक स्थिति को समझना एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। इसलिए हम लोग अपना जो दूरस्थ क्षेत्र था वहाँ से वापस आना और फिर दूसरे दिन वहाँ जाना, उससे बेहतर था कि उन्हीं गांव वालों के लोगों के साथ रहकर गांव में चौपाल लगाकर बच्चों के साथ हॉस्टल का क्या समस्याएं हैं खुद महसूस करने की एक कोशिश थी, जिसमें कि हमारे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय और डीएफओ साहब भी थे और दौरे में गाँव में सीओ मैडम भी साथ ही रही हैं। तो पूरा जिला प्रशासन गांव में गया है, हमने गांव की ग्राउंड की रियलिटीज़ को समझा है, लोगों से चर्चा की है और उसके अनुसार उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। तो सीतापुर नगर पंचायत द्वारा पूर्व में नीलाम की गई 5 दुकानों की राशि नहीं मिलने के कारण पूर्व प्रक्रिया को निरस्त करते हुए फिर से उन दुकानों की नीलामी का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत को 54,13,000 रुपए प्राप्त हुए। इस दौरान सीतापुर तहसीलदार और कई अधिकारी कर्मचारी वहां उपस्थित रहे। नगर पंचायत सीतापुर में कुल 5 दुकानों की नीलामी रखी गई थी। इसमें 2 दुकानें जो है आरएस कॉलोनी पे हैं, दुकान नंबर 11 और 14, और 3 दुकानें बस स्टैंड पे थीं। उसमें से 11 और 14 नंबर जो दुकानें हैं आरएस कॉलोनी में वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, और 12 और 14 बस स्टैंड पे जो दुकानें हैं ये दोनों महिलाओं के लिए आरक्षित थी, और एक जो है 13 नंबर जो दुकान है वो सामान्य वर्ग अनारक्षित थी। इस तरह से हमने 5 दुकानों की नीलामी की। 5 दुकानें मिला के 54,13,000 रुपये नीलामी हुई। बढ़ेंगे आगे खबरों में। दुर्ग पुलिस का एक नया अभियान शुरू हुआ है, जिसके तहत दुर्ग पुलिस शहर के पॉश इलाके अपार्टमेंट कॉलोनियों के 450 से अधिक घरों पर दबिश दी गई और किराएदारों असामाजिक तत्वों के खिलाफ जांच किया गया। इस अभियान में दुर्ग पुलिस के 15 अधिकारी और 150 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया। इस दौरान एडिशनल एसपी संजय ध्रुव ने ये बताया कि अभियान किसी भी व्यक्ति को अपना घर मकान किराए में देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन जरूर कराना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है। कई संगीन अपराधों में भी ऐसे किराएदारों के नाम सामने आए हैं, जिसके कारण इस तरह का अभियान छेड़ा गया ताकि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग सके। 2 दर्जन लोग ऐसे हैं जो सस्पेक्ट की सूची में हो सकते हैं, चूंकि उनका घर पुलिस को देखते ही तत्काल बंद हुए हैं, तो वो जांच का विषय रहेगा, उसको हम जांच पर लाएंगे। पॉश कॉलोनी के अलावा इन 3 कॉलोनी के अलावा और भी किसी कॉलोनी? ये अभियान है जो लगातार जारी रहेगा। अभी हम लोगों ने कातुल बोर्ड इलाके से शुरू किया है और ये आगे भी पूरे शहर में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे बॉलीवुड की। तो ब्लॉकबस्टर फिल्म संजू की रिलीज के बाद 4 साल बाद बड़े पर्दे पर फिल्म शमशेरा से वापसी कर रहे हैं रणबीर का ये कहना है कि उन्हें ओरिजिनल स्टोरीज और खास ओरिजिनल म्यूजिक का हिस्सा बनना पसंद है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि रिमिक्स को कमतर ना समझे, दुनिया में उनकी अपनी एक अलग ही जगह है और दर्शक इसे एंजॉय करते हैं। फिल्म में अभिनेता संजय दत्त खतरनाक, क्रूर और खून जमा देने वाले हिंसक किरदार शुद्ध सिंह के रूप में भी वापसी कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।